हेलो एवरीवन, स्वागत है एग्जाम संधान में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम हाई स्कूल सिविक्स के चैप्टर 2 जो कि है संघवाद के ऊपर उसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे। यह जो चैप्टर है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, चाहे हम एमसीक्यूज़ की बात करें चाहे अन्य प्रकार के प्रश्नों की बात करें। इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसके प्रश्नों को भी आपको अच्छे से हल करना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में जितने भी प्रश्न मैंने शामिल किए हैं सभी के सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूर्व के वर्षों में पूछे गए हैं, जो कि मैंने ब्रैकेट में दे रखा है हर एक प्रश्न के बराबर में। आप उसको देखिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए, नहीं लिखा है कि हाँ लिखा है, ठीक ना। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है दिल्ली। देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है। यह एक यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश कहिए या संघ शासित प्रदेश कहिए, एक ही बात है। देखिए, जब 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसने क्या किया, भारतीय राज्यों को दो भागों में बांटा। राज्य जो भारतीय क्षेत्र हैं उनको दो भागों में बांटा, राज्य और यूनियन टेरेटरी या केंद्र शासित प्रदेश। इसके पहले 1956 के पहले भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, जिन्हें ए, बी, सी, डी प्रकार के राज्य कहा जाता था। इस प्रणाली को समाप्त करके जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर इन राज्यों को बांटा था, भाषा के आधार पर राज्य बनाए थे। और जो राज्य थे इनकी संख्या थी 14 और जो यूटी थे इनकी संख्या थी 6, यानी केंद्र शासित प्रदेश 6 थे और राज्य 14 थे। बाद के वर्षों में 1956 से लेकर अब तक कुछ राज्य बढ़ गए और कुछ केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए टोटल में। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जब जो क्वेश्चन है रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शंस हैं 20, 22, 24 और 26। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, और 12 अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है वो आपके भाषा से जुड़ी हुई है। इसमें भाषा को शामिल किया गया है। जो जो भाषा संविधान में शामिल हैं 8वीं अनुसूची में, उनका जिक्र है यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान मूल रूप से जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें केवल 14 भाषाओं का ही जिक्र था, 14 भाषाएं ही शामिल थी 8वीं अनुसूची में। बाद के वर्षों में 8 और भाषाओं को शामिल कर लिया गया, जिससे इनकी कुल संख्या 22 हो गई। आप इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, यानी आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शंस हैं विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में और राज्यसभा में। देखिए, वर्तमान में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है कि कम से कम 33% आरक्षण दिया जाएगा, किस में, पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक, जब से 1992 से पंचायती राज संस्थाएं आई हैं भारत में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जब ये लाया गया था ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को, तब से ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पंचायती राज। हालांकि 2023 में एक कानून बन चुका है कि लोकसभा, राज्यसभा और जितनी राज्य की विधानसभाएं हैं, इनमें भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा ऑप्शन वर्तमान की दृष्टि देखें तो ये ऑप्शन सी होगा, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न देखिए आप, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस हैं 1980, 1990, 1992 और 2004। इसका आंसर क्या होगा, 1992। 1992 में ही 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका, नगर पंचायत को भी लागू किया गया भारत में। ठीक है, और संविधान में इनको जगह दी गई।
तो इसका आंसर क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? 1992। आप इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शंस हैं 27, 28, 29 और 30। आप इसका राज्यों के बनने के और बिगड़ने के इतिहास देखिए। शुरू से देखते हैं हम 1956 से। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उसने भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए, ठीक है, 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक। अब ये जो 14 राज्य थे, बाद में बढ़ते बढ़ते 2020 तक, 2000 तक इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। सन 2000 तक 25 हो गई। फिर सन 2000 में 3 राज्य बने। कौन कौन से? झारखंड, उत्तराखंड और आपका झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? इनकी संख्या आपकी 28 हो गई। फिर 2013 में क्या होता है? 2013 में 2013 के पहले से ही, हालांकि 2013 में उनकी सहमति मिल जाती है कि तेलंगाना को एक राज्य बनाया जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके क्षेत्र को राज्य बनाया जाएगा, तेलंगाना को। तो 2014 में तेलंगाना भी राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो 28 इनकी संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई। फिर क्या होता है? 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों की संख्या पुनः घट गई और घटकर 28 हो गई, ठीक। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आपको इसको याद कर लेना चाहिए और उम्मीद करता हूँ एक प्रश्न समझ में भी आ गया होगा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शंस हैं शिक्षा, कृषि, पुलिस और रक्षा। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र है। केंद्र सूची, ठीक, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो शामिल विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और बनाती है। राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। और मान लीजिए उस सेम विषय पर, उसी विषय पर, जैसे शिक्षा ही है, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, तो शिक्षा पर यदि राज्य ने कानून बनाया और बाद में केंद्र ने कानून बना दिया तो किसका कानून प्रभावी होगा? केंद्र का कानून प्रभावी होगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसका आंसर होगा शिक्षा। इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह एक कथन कारण का क्वेश्चन है। पहले आप कथन को देखिए। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसके विभिन्न इकाइयों में बटी होती है। क्या यह सही है, गलत है? सही बात है। संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, लेकिन मूलतः 2 स्तर की सरकारें हैं। जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है ना। केंद्र में मोदी सरकार है और आपके राज्य में उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी की सरकार है। तो 2 स्तर की सरकार हो गई। तो इसमें कह रहा है कि सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण मतलब केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों यानी राज्य सरकार में बटी होती है। सही बात है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, और वो उन शक्तियों को एक्सरसाइज करते हैं, उन शक्तियों पर कानून बनाते हैं। इसका कारण है सामान्यतः संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, भी सही बात है। और जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न इकाइयों में बटी होती है, क्योंकि सामान्यतः संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका ये हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसका ये एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? ऑप्शंस हैं हिंदी,
ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। देखिए राजभाषा का जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343 में देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो हिंदी होगी वो भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा का मतलब होता है कि जो भारत का सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो अपने काम काज हिंदी में करेंगे। हालांकि उसके अलावा भी किसी अन्य भाषा को में वो काम करने की शक्ति प्राप्त है उनको, और दर्जा भी दे सकते हैं अन्य भाषाओं को, लेकिन जो हिंदी है उसको संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसका जिक्र अनुच्छेद 343 में भारतीय संविधान में मिलता है। इसकी व्याख्या भी यही है, आप देख लीजिए इसको, कि हिंदी भाषा और उसकी देवनागरी लिपि को संविधान में 343 अनुच्छेद में जगह दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन हैं 9, 7, 10 और 8। देखिए, जैसे 1956 से हम बात करें, 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो क्या उसने किया था? 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। बाद के वर्षों में यह केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर कितना हो गया? 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, और ये 7 केंद्र शासित प्रदेश 2019 तक थे। लेकिन 2019 में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो ये 7 थे वो +2 हो गए और 9 बन गए। ठीक है, फिर 2020 में क्या हुआ कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश था उनको आपस में मिला दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग थे, दादर नागर हवेली और दमन दीव, उनको मिलाकर एक बना दिया गया। तो ये जो 9 थे पुनः 8 हो गए। यानी 2020 से लेकर वर्तमान तक कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन इसका आंसर सही आंसर होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सही व्याख्या नहीं दिया हुआ इसमें। 2020 के बाद जब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद तो 9 हो गए थे, और 2020 के बाद जब दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया तो ये 8 हो गए। अगला प्रश्न देखिए आप, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किनके बीच होता है? संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किसके बीच होता है? हमने पहले वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, इस वाले भी चैप्टर में आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे हम इसे। ऑप्शंस हैं केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य, ऑप्शन बी है एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन डी है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य। इसका सही आंसर क्या होगा? संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब ही होता है जब एक क्षेत्र पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं तो उसको कहते हैं हम संघात्मक शासन प्रणाली। जैसे भारत की पूरी बात करोगे तो पूरे भारत के लिए एक केंद्र सरकार भी है जो दिल्ली में बैठती है, और विभिन्न राज्य सरकारें हैं जो अपने अपने राजधानियों से शासन करती हैं। जैसे बिहार है तो उसकी राजधानी पटना है, उसके लिए अलग सरकार है। उत्तर प्रदेश है तो उसके लिए अलग सरकार है। मध्य प्रदेश है उसके लिए अलग सरकार है, राज्य सरकारें हैं। ठीक है, और जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्र और राज्य के इकाइयों के मध्य। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में 10 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। चूंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूर्व के वर्षों में पूछे गए हैं, तो हम 2 अन्य वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के लिए लाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आप मन में क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए और पूछिए, मैं उसका निराकरण करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।